जिस वक्त दुनिया के सामने सबसे बड़ी उथल पुथल साउथ एशिया में है, उस वक्त इसी क्षेत्र का एक देश ऐसी हिंसा और ऐसा विद्रोह झेल रहा है जहां पर सिर्फ 36 घंटों के भीतर वहां के प्रधानमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ गई। यह देश नेपाल है। पहली बार छात्र, वो भी 14 से 28 बरस के उम्र के छात्र सड़क पर उतर आए और शुरुआती दौर में 8 से 10 हजार छात्र थे और शाम होते होते सड़क पर सिर्फ छात्रों का और स्टूडेंट्स का वहां पर हुजूम जमा हो गया। 40 से 50 हजार युवा और हर छात्र और स्टूडेंट और युवाओं पर दो ही शब्द थे। मौजूदा वक्त की राजनीति सत्ता को लेकर गुस्सा और आक्रोश था और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगते हुए नारे थे। टैक्स पेयर के पैसे से नेताओं की रईसी निशाने पर थी। नेताओं के बच्चे जिस रईसी के साथ जिंदगी जीते हैं वो सब कुछ निशाने पर था। कोई बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में नहीं था और वहां की मौजूदा वक्त में राजनीतिक सत्ता संभाले हुए केपी शर्मा ओली वो पद पर बने रहे। सिर्फ 36 घंटों में नजारा कुछ ऐसा हुआ और ऐसा होता चला गया कि किसी ने कल्पना नहीं की थी। ना सिर्फ प्रधानमंत्री ओली का घर बल्कि पूर्व प्रधानमंत्रियों का घर और कई प्रधानमंत्रियों के अलावा वहां के जो मंत्री थे उनके घरों में आग लगा दी। संसद के भीतर में छात्र पहुंच गए और ये एक सवाल एक झटके के साथ बड़ा होता चला गया। क्या वहां पर सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के प्रतिबंध लगाने से हुआ? फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इन सबको बंद करने का जो फैसला लिया गया सिर्फ और सिर्फ वही था या उसने एक ट्रिगर का काम किया, एक चिंगारी का काम किया? और इसके बाद नेपाल की तमाम सामाजिक परिस्थितियों ने उन आर्थिक मुद्दों को अपने हथेली पर ले लिया और जिसका जवाब दे पाने की स्थिति में कोई नेता, मंत्री और सरकार कोई नहीं था। और इस आक्रोश के सामने जो भी आया या तो उसे युवाओं ने निशाने पर लगा दिया या उनके सामने जो भी आया उनको आग लगा दी। यह एक पहली परिस्थिति थी। दूसरी परिस्थिति इसलिए कई ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनाइटेड मार्क्सवादी लेनिनवादी से आते हैं और इस सरकार के पीछे समर्थन नेपाली कांग्रेस का समर्थन है। और ये एक सवाल है कि क्या सोशल मीडिया पर अगर प्रतिबंध लगाएंगे तो सरकार के पास कोई जानकारी बिल्कुल नहीं थी। ऐसा कुछ हो जाएगा या इस दौर में ऐसा कुछ हो जाएगा से हटकर बाकायदा इजाजत दे दी गई कि आप प्रदर्शन कर सकते हैं और वह प्रदर्शन इस तर्ज पर हिंसक 36 घंटों में जिस तरीके से हुआ, पुलिस ने गोलियां चलाई, 19 युवाओं की मौत हो गई और 300 से ज्यादा घायल हो गए। ये सब कुछ यूं ही चल रहा था या एक सामान्य सी परिस्थिति थी कि छात्र विरोध करने उतरा, सत्ता को सहन नहीं हुआ। उसने कानून को कहा आप अपना काम कीजिए। कानून ने गोलियां चलाई और धीरे धीरे आक्रोश बड़ा होता चला गया। क्या ये सब कुछ एक झटके में इतना आसान है? इसके पीछे की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को अगर आप परखें तो इस वक्त हर कोई जानता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री जो अब इस्तीफा दे चुके हैं, केपी शर्मा ओली, वो चीन के बहुत करीब थे। और इस दौर में हर कोई जानता है कि अमेरिका की नज़र साउथ एशिया के देशों पर है और ख़ास तौर से तब जब भारत चीन के खेमे में जाने को बेताब है और एससीओ की बैठक में वो शामिल हो चुका है जहां पर नेपाल की मौजूदगी रही, यानी एससीओ और दूसरी तरफ ब्रिक्स। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच में इस पूरे हिस्से में अमेरिका कहीं नहीं है, तो शायद इसलिए कुछ पन्ने पहले के पलटने होंगे और उसके साथ नेपाल की आर्थिक परिस्थितियों को भी जानना होगा। पुरानी परिस्थितियों का मतलब बहुत साफ है। इससे पहले 2022 में श्रीलंका में जो हुआ, उसके बाद जो बांग्लादेश में हुआ और अब जो नेपाल में हुआ, अगर इन तीन देशों में कोई समानता है तो एक ही समानता है, गुस्से में आक्रोश था। आर्थिक परिस्थितियां डाबाडोल थी, बेरोजगारी की परिस्थितियों से लोग जूझ रहे थे, नेता और पॉलिटिकल पार्टीज के करप्शन के लोग परेशान थे और उन सबको दबाने के लिए सत्ता हमेशा काम कर रही थी और वह एक ऐसे कानून का सहारा ले रही थी जिसमें सत्ता के खिलाफ कानून कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन जो विरोध करता है उसके खिलाफ पुलिस सड़कों पर आ जाती है। और निशानों पर पुलिस भी आई और निशाने पर वो तमाम बड़े नेताओं के घर भी आए और मौजूदा वक्त की स्थिति को
को अगर आप परखेंगे तो नेपाल के भीतर का सच क्या है। माना जाता है कि नेपाल से सबसे ज्यादा बच्चे युवा रोजगार की तलाश में भारत आते हैं। परिस्थितियां बदल चुकी है और परिस्थितियां रोजगार के कारण कितनी भयावह है, इसको अगर नेपाल के डिपार्टमेंट और फॉरेन एम्प्लॉयमेंट के जरिए ही आप एक क्षण के लिए समझ लीजिए तो हर दिन औसतन लगभग 2,500 लोग नेपाल छोड़ते हैं। इन 2,500 लोगों में भारत आने वालों की संख्या का जिक्र नहीं है। नेपाल छोड़कर रोजगार की तलाश में जाते हैं, उनका जिक्र नहीं है। बाकायदा डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन एम्प्लॉयमेंट का जो डाटा है वह उस 2,500 के करीब लोग खाड़ी देशों में जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, दक्षिण कोरिया जाते हैं। और ये एक हकीकत है कि 40 लाख नेपाली विदेशों में काम कर रहे हैं, जिसमें भारत में जो नेपाली है उसका जिक्र हम नहीं कर रहे हैं। और वह जो पैसा नेपाल भेजते हैं या जिस इकोनॉमी को मदद करते हैं, ये भी जानकर हैरत होनी चाहिए कि उनकी मौजूदगी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इतनी व्यापक हो चली है कि नेपाल की जीडीपी में उनका 28% का योगदान होता है। एग्रीकल्चर का योगदान 25% है और उससे ज्यादा नेपाली जो विदेशों में रह रहे हैं, माइनस इंडिया, माइनस अवैध तरीके से गए नेपाली, ऑफिशियली जानकारी देकर गए नेपालियों की यह तादाद 28% जीडीपी मदद करती है। यानी एग्रीकल्चर 25% है और टूरिज्म सिर्फ 6%। बाकी इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर के हवाले कर दीजिए। ये हालत है नेपाल की और नेपाल के बेरोजगार युवाओं की, जो एक झटके में 36 घंटों के अंदर वहां के प्रधानमंत्री की कुर्सी छुड़ा दी।